हेलो दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसा बहुत दफा हो चुका होगा कि हमारे बनाए हुए प्लान्स हम पर ही भारी पड़ जाएं। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी फीमेल लीड नोया के साथ, जो अपनी ही चालों में बुरी तरह से फंस चुकी है। लेकिन क्या यह मुश्किलें नोया को मोहब्बत की वादी में उतार देगी या वो सारी जिंदगी खुद को डिफेंड करती रहेगी? यही जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी जबरदस्त सी रोमांटिक मूवी की तरफ, जहाँ नोया और जूचियान की लव लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन उनको एक दूसरे के करीब से करीब तर किए जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट सीन में हम देखते हैं नोया को, जिसे इस वक्त जूचियान के सामने पेश किया गया था, और जूचियान को देखते ही वो कहने लगी, क्या तुम मेरे सामने कैसे आ गए? लेकिन याद रखो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और वहाँ से जाने लगी। तभी जूचियान उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा या मुर्दा जहाँ पर भी है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिसके जवाब में नोया कहने लगी, देखो जूचियान, जो कुछ भी चल रहा है वो हम दोनों के बीच में है, इसमें मॉम को मत लाओ। मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में हो। जिस पर जूचियान कहने लगा, गुस्सा? मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं, लेकिन सिर्फ इसलिए बाज आ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता। और साथ ही उसके करीब आते हुए उसे जबरदस्ती केस करने लगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम नोया को देखते हैं, जो इस वक्त जूचियान के मॉम के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। नोया को देखते ही वो कहने लगी, अच्छा हुआ तुम टाइम पर पहुंच गई। मैं उनसे पूछती है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जिसके जवाब में वो कहने लगी, एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करनी है। पूछने पर वो बताती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे जूचियान को सेड्यूस करो, उसके साथ रहो और उसका दिल जीतने की कोशिश करो, और इसके बदले में मैं तुम्हें 5 मिलियन युवान दूंगी। ये सुनते ही वो कहने लगी, आप अच्छे से जानती हैं कि मेरे और आपके बेटे के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे या वो मुझे पसंद करता होगा, इसलिए अच्छा होगा इस बात को यहीं पर खत्म कर दे। वो जाने लगी। तभी आंटी कहती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेडिकल बिल्स पे करने के लिए और अपनी डेट पे करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो क्यों ना तुम इस मौके से फायदा उठा लो। इसके जवाब में नोया कहने लगी, एक्चुअली आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर आपको मुझे 5 नहीं बल्कि 10 मिलियन युवान देने होंगे। तभी आंटी कहने लगी, तुम्हारा माइंड बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, बस मसला ये है कि तुम थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो। जिस पर नोया कहने लगी कि आपके बेटे की लव लाइफ सेटल हो जाए, इसके लिए आप 10 मिलियन युवान भी नहीं दे सकती। लेकिन आंटी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इस सब के लिए नोया पहले ही जूचियान के साथ डील कर चुकी है। फ्लैशबैक के थ्रू हम नोया को देखते हैं, जिस वक्त जूचियान से पूछ रही थी कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जिस पर वो बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरा दिल जीतने की कोशिश करो। जिस पर नोया पूछती है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तभी जूचियान उसे बताता है, अगर तुम मेरे साथ रहने पर राजी हो जाओ, वैसे रहो जैसे मैं चाहता हूँ, और मेरी कही हुई बातें मानो, तो मैं तुम्हें 10 मिलियन युवान दूंगा। कुछ देर सोचते रहने के बाद नोया कहने लगी कि 10 नहीं, मुझे 50 मिलियन युवान चाहिए। जिसके जवाब में जूचियान कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 50 मिलियन युवान भी दे दूंगा। तुम तो जानती हो मुझे पैसों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे टेस्ट कर लेने दो कि तुम इतनी बड़ी अमाउंट वर्थ इट भी हो या नहीं। और इसके साथ ही वो नोया के करीब आने लगा। जिस पर नोया कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज अपनी लिमिट में रहो। तभी जूचियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, मेरे सामने जरा प्योर बनने की एक्टिंग मत करो। खुद तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और साथ ही उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, जिसे देखते ही नोया कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? तभी वो एक्सप्लेन करता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मीडिया की हर टाइम मुझ पर नजर रहती है। जाहिर है जब तुम मेरे साथ फंक्शंस में जाओगी और बाहर जाओगी तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। ऐसे में मुझे लोगों को क्या बताना चाहिए कि तुम मेरी लवर हो या नैनी? मैं तुम्हें जैसे कहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। जल्दी से ये पेपर साइन करो और मेरे बिना परमिशन के घर से निकलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नोया के साइन करने के बाद जूचियान वहाँ से जा चुका था। तभी वो सोचने लगी कि मुझ जैसी लड़की यही डिजर्व करती है, ये सब मेरे किए की सजा है। आगे बढ़ती है तो नोया जूचियान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी थी। तभी जूचियान उसे लेकर मॉल आ जाता है, क्योंकि वो उसे अच्छे ड्रेसेस दिलवाना चाहता था। लेकिन नोया के पहने हुए ड्रेसेस जूचियान को बिल्कुल भी अच्छे ना लगे। आखिर नोया एक ड्रेस ट्राई करती है जो जूचियान को बहुत पसंद आया। तभी वो उसके पास आते हुए कहने लगा, तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है। इस बात में कोई शक नहीं कि कभी मुझे तुम्हारे चेहरे से प्यार था, लेकिन इस सब में कोई शक नहीं कि वो सब मेरी बेवकूफी थी। तभी वो नोया को लेकर एक जगह आता है, जहाँ पहुँचते ही नोया पूछने लगी कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन जूचियान उसे ये बोलकर चुप करा देता है कि आइंदा मेरे सामने ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना। अंदर आते ही जूचियान अपनी मॉम को बर्थडे विश करता है और नोया को भी ऐसा कुछ करने के लिए कहता है। लेकिन नोया को देखते ही उसकी मॉम कहने लगी, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये तुम उससे किस तरीके से बात कर रहे हो? मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें किसने कहा है इसको लेकर मेरी प्राइवेट पार्टी में आ जाओ। मॉम के कहने पर जूचियान उनके पीछे जाने लगा। तभी नोया से कहता है, यहाँ से हिलने की गलती मत करना वरना मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। अंदर आते ही मॉम जूचियान से कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते इस लड़की ने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या किया? फिर क्या जरूरत थी उसे उठाकर पार्टी में लाने की? आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे? तभी जूचियान कहने लगा, मॉम आप ही चाहती थी कि मैं शादी करूं और आप सारी प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिट करें। अब मैं शादी किससे करूं? इससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तभी मॉम कहने लगी, इस लड़की के अलावा किसी से भी कर लेते, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होनी थी। तभी जूचियान कहने लगा, मैं शादी करूं ये आपकी ही ख्वाहिश थी, मैंने आपकी ख्वाहिश पर ही शादी की है, आप एक्सेप्ट करती हैं या नहीं मुझे इससे फर्क
फर्क नहीं पड़ता। अब प्लीज अपने डिसीजन मेरे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत करें। जब आपको लगे कि आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुकी हैं तो मुझे बता दीजिएगा। और वहाँ से जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम नोया को देखते हैं, जिसके आगे पीछे मौजूद सभी गेस्ट उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, देखो जरा, जूचियान ने इसे बोला है कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यकीनन ये किसी मजबूरी के तहत उसके साथ होगी, वरना अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे कौन बात करता है। मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में इसके लिए बिल्कुल भी जगह हो सकती है। तभी उसके पास एक लड़का आकर कहने लगा, तुम क्यों जूचियान के साथ खुद को बोर कर रही हो? एक काम करो, मुझे वीचैट पर ऐड करो, हम दोनों बहुत ज्यादा गपशप लगाएंगे। जिस पर नोया कहने लगी, थोड़ी खुद की रिस्पेक्ट कर लो और इस तरह मुझे परेशान मत करो। नोया जाने लगी। तभी वो आदमी एक दफा फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगा, इतना भाव क्यों दिखा रही हो? इस तरह जूचियान के साथ अपनी इंसल्ट करवाने से अच्छा नहीं है कि मुझ जैसे लड़के के साथ अच्छी लाइफ गुजारो। तभी नोया अपने हाथ में मौजूद वाइन उसके चेहरे पर फेंक देती है। इस पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो नोया पर हाथ उठाने लगा, लेकिन जूचियान उसका हाथ रोकते हुए कहने लगा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, मेरे घर में खड़े होकर मेरी ही वाइफ पर हाथ उठा रहे हो। तुमने सोच भी कैसे लिया? ये सब करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तभी वो लड़का बताता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही मुझे सेड्यूस कर रही थी। जूचियान के पूछने पर नोया उसे बताती है, एक्चुअली ये मेरी इंसल्ट कर रहा था। जब मैंने इसे ऐसा करने से रोका तो इसने मेरे ऊपर हाथ उठा लिया। जूचियान उस लड़के को अच्छा सबक सिखाने लगा। तभी वो लड़का कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी मार खा के यहाँ से चला जाऊंगा? मेरे डैड को आने दो, तुम्हें दिन में तारे दिखा देंगे। तभी वो उस लड़के को अपने डैड को बुलाने के लिए कहता है और उसे कहने लगा, मैं खुद भी चाहता हूँ तुम्हारे डैड मुझे आसमान में तारे दिखाएं। जूचियान नोया का हाथ पकड़ता है तो कहने लगा, तुम कितनी डरपोक हो। मैं बिला वजह सोच रहा था कि तुम बहुत ही बोल्ड लड़की हो। देखो जरा सी बात पर तुम्हारा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका है। इतने में वहाँ पर उस लड़के का बाप आ जाता है, जो आते ही जूचियान से कहने लगा, क्या मेरे बेटे ने आपको परेशान किया है? प्लीज मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज प्लीज इसे माफ कर दे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो आदमी अपने बेटे को भी जूचियान से माफी मांगने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जूचियान की मॉम को दिखाया जाता है, जिस वक्त नेबोला को डांटते हुए कह रहा था, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। मैं पूछती हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जूचियान उस लड़की से शादी कर चुका है? देखो मेरी नाक के नीचे कितना कुछ हो रहा है और मुझे पता भी नहीं। जिस पर नेबोला कहने लगा, एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। अगले सीन में हम जूचियान को देखते हैं, जो इस वक्त नोया के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। तभी नोया से पूछने लगा, क्या तुम अब ठीक हो? जिस पर वो कहने लगी, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ज्यादा प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही जूचियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा, सारी दुनिया के लिए तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन रियल लाइफ में मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत किसी सर्वेंट से ज्यादा नहीं है, जिसको मैं पे करता हूँ, और तुम्हें तो पेमेंट भी बहुत ज्यादा मिल रही है। जिस पर नोया कहने लगी, मुझे अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, मुझे बार बार याद मत दिलाया करो। वो जाने लगी। तभी जूचियान उसे अपने पास बुलाकर उसे रिंग पहनाता है। नोया को याद आता है कि किस तरह उसने पास में जूचियान की इसी तरह की रिंग को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। तभी वो पूछने लगी, क्या ये वही रिंग है? जिस पर जूचियान कहने लगा, वो रिंग तुम डिजर्व नहीं करती। वो रिंग जो मैंने बहुत मान और भरम के साथ तुम्हारे लिए खरीदी थी, वो भी तब जब मेरे पास कुछ नहीं था। और ये रिंग ये तो मैंने अपने मैनेजर को भिजवा कर मंगवाई है, और ये तुम्हें पहना भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रहा हूँ। नोया ये सब सुनते हुए काफी इमोशनल हो चुकी थी। तभी जूचियान कहने लगा, मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे सीने में पत्थर है। और साथ ही उसे मुस्कुराने के लिए फोर्स करने लगा। नोया मुस्कुराती है। तभी जूचियान कहने लगा, तुम रोते हुए बुरी लगती हो, लेकिन हंसते हुए उससे भी ज्यादा बुरी लगती हो। सीन में जूचियान अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी उसका मैनेजर उसके पास आते हुए कहने लगा, सर मेरा ख्याल है आपको अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जूचियान कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि मैरिज सर्टिफिकेट कोई इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और साथ ही वो उससे नोया के बारे में पूछता है, जिस पर मैनेजर बताने लगा कि वो अपने काम पर गई है। जूचियान पूछने लगा कि वो क्या जॉब करती है। तभी मैनेजर बताता है कि वो एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। जबकि दूसरी तरफ हम नोया को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी आर्टिस्ट के साथ मौजूद थी। तभी आर्टिस्ट उसे कहने लगी, मेरी स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी करवा लो और मेरे लिए जल्दी से कॉफी ले आओ, और हाँ कुछ स्नैक्स भी लेती आना। कुछ ही देर में नोया स्नैक्स और कॉफी लेकर अपनी बॉस लियो के पास जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सामने गाड़ी में मौजूद जूचियान और उसका मैनेजर उसे देख रहा है। मैनेजर जूचियान को बताने लगा कि एक्चुअली इसकी बॉस बहुत रूड है और मुझे लगता है कि इससे कुछ ज्यादा ही काम लेती है। जिस पर जूचियान कहने लगा, ये यही डिजर्व करती है, जैसी है इसको वैसे ही रहने दो। जूचियान गाड़ी से उतरता है तो उसे देखते ही नोया का मूड बेहतर होने लगा, लेकिन जूचियान उसे इग्नोर करते हुए ऊपर चला जाता है। कुछ देर बाद नोया लिफ्ट में एंटर होती है तो वहाँ पर जूचियान और उसका मैनेजर पहले से ही मौजूद थे। तभी जूचियान का मैनेजर कहने लगा, मैम ये चीजें मुझे पकड़ा दे, आप थक चुकी होंगी। लेकिन नोया कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। जूचियान के कहने पर नोया उसे सारी चीजें पकड़ा देती है। अपने फ्लोर तक पहुंचने पर जूचियान जा चुका था। तभी नोया मैनेजर से वो सारी चीजें वापस मांगती है तो मैनेजर कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ले जाता हूँ, वरना मुझसे मेरे बॉस नाराज हो जाएंगे। मैनेजर वो सारी चीजें लेकर लियो के पास पहुंचता है तो उसे देखते ही लियो का मूड बेहतर होने लगा और वो जल्दी से कहने लगी, ये सब क्या है? क्या ये मेरे लिए जूचियान ने भिजवाया है? लेकिन मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली आपके असिस्टेंट ही आपके लिए ला रही थी तो मैंने सोचा मैं उनकी हेल्प कर दूं।
देर बाद जुचियान लियो से मिलने के लिए पहुंचता है तो उसे देखते ही लियो का मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और वो नोया को बाहर जाने के लिए कहती है और साथ ही कहने लगी जाते हुए दरवाजा जरूर बंद कर देना। नोया जा चुकी थी तभी लियो जुचियान के पास आ जाती है, जिस पर जुचियान उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। तभी लियो कहने लगी तुम दिन ब दिन रूड होते जा रहे हो और उसे नाराज हो जाती है। के बाहर बैठी नोया इस वक्त अपनी कुलीग से बातें सुन रही थी, जो इस वक्त जुचियान और लियो के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हुए कह रहे थे जुचियान सच में लियो को बहुत पसंद करता है। सोचो जरा, सिर्फ और सिर्फ लियो को खुश करने के लिए जुचियान ने 20 मिलियन युआन का एड बना दिया। नोया की एक कुलीग कहने लगी हाँ लेकिन मैंने सुना है कि अब जुचियान की शादी हो चुकी है, जिस पर उसे बताया जाता है कि वो सब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, रियल प्यार तो वो सिर्फ और सिर्फ लियो से करता है। न सब सुनने के बाद नोया बुरी तरह से डिसहार्ट हो चुकी थी। तभी जुचियान उसके पास आकर उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, लेकिन नोया कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही और न ही मैं इतनी कमजोर लड़की हूँ कि किसी के लिए रोती फिरूं। जुचियान उसे कहता है मुझे पता चला है कि तुमने मेरी मॉम से भी 10 मिलियन युआन लिए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? ये सब करते हुए तुम्हारे दिल में एक दफा भी नहीं आया कि तुम हम माँ बेटे के साथ क्या कर रही हो? जिस पर नोया कहने लगी तुमने खुद ही कहा था कि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है, फिर मेरे दिल में तुम्हारे या तुम्हारी माँ के लिए रहम कैसे आ सकता है? इनफैक्ट अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उनसे 10 मिलियन युआन क्यों मांगे, मुझे उनसे 100 मिलियन युआन मांगने चाहिए थे। नोया की ये बातें जुचियान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन नोया के जाने के बाद जुचियान वहाँ से जाने लगा तभी वहाँ पर लियो आ जाती है, जो जुचियान को बताती है कि तुम्हारा कोट मेरे पास रह गया था। लेकिन जुचियान उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया, जिस पर लियो को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में लियो को दिखाया जाता है, जो इस वक्त अपने पास खड़ी नोया से उसके रूटीन के बारे में पूछ रही थी। तभी नोया उसे बताने लगी एक्चुअली आज कुछ करने के लिए खास है नहीं। तभी लियो कहने लगी एक्चुअली मैंने किसी को उनका नेकलेस वापस करना था, लेकिन मैं खुद बहुत बिजी हूँ तो जा नहीं सकती, तो क्या तुम मेरी जगह जाकर वो नेकलेस वापस दे दोगी? उसके बाद तुम चाहो तो ऑफ ले सकती हो। तभी नोया कहने लगी ठीक है मैं ऐसा जरूर करूंगी और नेकलेस लेकर वहाँ से चली जाती है। नोया जा चुकी थी तभी हेयर स्टाइलिस्ट लियो से कहने लगी आपको उस लड़की को इस वक्त नहीं भेजना चाहिए था, एक्चुअली शायद आपने वेदर फोरकास्ट नहीं देखी, बहुत तेज बारिश आने वाली है और वो लड़की बिल्कुल अकेली है। जिसके जवाब में लियो कहने लगी अगर तुम्हें उस लड़की से इतनी ही हमदर्दी हो रही है तो फिर खुद वो नेकलेस डिलीवर करने के लिए क्यों नहीं चली गई? कुछ ही देर में नोया वो नेकलेस लेकर उस बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे बताया जाता है कि बिल्डिंग इस वक्त बिल्कुल खाली है और अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, जबकि बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी नोया अपनी हेल्प के लिए जुचियान को कॉल करने लगी ताकि वो गाड़ी मंगवा सके, लेकिन जुचियान उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। जुचियान इस वक्त अपने फ्रेंड शेन के साथ मौजूद था, लेकिन जब उसे नोया की कॉल आती है तो उसे नोया की कही हुई बातें याद आने लगी, जो उसे कह रही थी काश मैं तुम्हारी माँ से 100 मिलियन युआन मांगती। ये यादें उसे दोबारा से गुस्सा दिलाती हैं और इसी गुस्से में वो नोया की कॉल अटेंड नहीं करता, लेकिन वो नहीं जानता था कि नोया इस वक्त काफी मुश्किल में फंसी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब नोया का फोन भी डेड हो चुका था। तभी वहाँ पर जुचियान का मैनेजर आ जाता है, जो उसे कहने लगा मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करनी है। मैनेजर जुचियान को बताता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताते हुए मुझे खुद भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली पास में जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे आपकी मॉम का हाथ है। आपकी मॉम ने ही नोया को इस बात के लिए फोर्स किया था कि वो आपको इनकार कर दे और आपको रिजेक्ट कर दे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नोया के नाम पर आपके बैंक से जितनी अमाउंट निकाली गई थी वो भी आपकी मॉम ने ही निकाली थी और वो अमाउंट लगभग $1 मिलियन की थी। एक्चुअली आपकी मॉम ने ये सारा गेम बहुत शातिर तरीके से खेला और उनका प्लान बिल्कुल फ्लॉलेस था, लेकिन बस उनसे कुछ गलतियां हो गई। आपको याद होगा आप इस बात पर नोया से बहुत नाराज थे कि उसने आपके बच्चे को मारा, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे भी आपकी मॉम का हाथ था। आपकी मॉम ने नोया को ब्लैकमेल किया था कि अगर वो अपना अबॉर्शन नहीं कराती तो उसकी मॉम को मार दिया जाएगा। मेरा ख्याल है इस सब में सबसे ज्यादा ज्यादती नोया के साथ हुई है और ये सब सुनते हुए जुचियान को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैनेजर जुचियान से कहने लगा मेरा ख्याल है इस सब में आप अपनी मॉम से 2 कदम पीछे हैं, आपको उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। तभी जुचियान कहने लगा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे होते हुए कोई नोया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो फोन निकालकर नोया को कॉल करने लगा, लेकिन नोया का नंबर ऑफ आ रहा था। जुचियान नोया को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नोया इस वक्त कहाँ पर होगी। वो ड्राइव करते हुए उसे कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर अभी तक ऑफ आ रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि पास में वो किस तरह से नोया को ह्यूमिलिएट करता रहा और इस सब का उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो मन ही मन में कहने लगा नोया प्लीज एक दफा मेरे सामने आ जाओ, मैं आइंदा के बाद कभी भी तुम्हें किसी भी मुश्किल में अकेले नहीं छोड़ूंगा। जबकि दूसरी तरफ हम नोया को देखते हैं, जो इस वक्त बेबसी के मारे रोड किनारे बैठी हुई थी और सोच रही थी कि पास में किस तरह हमेशा जुचियान उसे इस तरह मुश्किल वक्त में आके बचा लिया करता था। अपनी हालत पर हंसने के अलावा नोया के पास इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वहाँ पर जुचियान आ जाता है, जो नोया को गाड़ी में बिठाने के बाद एक दफा फिर गुस्से में आ चुका था और उसे कहने लगा ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी इस तरह की स्ट्रेटेजीज मेरे आगे काम नहीं करने वाली। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई इस तरह के मौसम में मुंह उठाकर यहाँ पर आने की। क्या तुम्हें आइडिया भी है ये जगह हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पर है?
नोया उसे बताती है कि उसे लियो ने किसी काम से यहाँ पर भेजा था। तभी जूचियान कहने लगा अगर लियो ने भेजा था तो यकीनन उसने गाड़ी भी भिजवाई होगी, जिस पर नोया बताती है कि हाँ उसने गाड़ी भिजवाई थी लेकिन गाड़ी मुझे ड्रॉप करके वापस चली गई। लेकिन जूचियान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। तभी कहने लगा अगर ये सब हो भी गया तो कम से कम किसी को कॉल तो तुम कर ही सकती थी ना, कम से कम मुझे ही कॉल कर देती। तभी नोया कहने लगी हाँ मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। जिस पर जूचियान खुद को कंपोज करते हुए कहने लगा हाँ मैंने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की क्योंकि तुम्हारी मुश्किलें हल करने के अलावा भी मुझे बहुत सारे काम है, मैं हर टाइम तुम्हारे लिए वेला नहीं रह सकता। ये सुनते ही नोया कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें अपने झमेलों में बहुत ज्यादा उलझाया हुआ है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आइंदा अगर मैं कभी भी इस तरह की सिचुएशन में फंसी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। अगर आइंदा कभी इस तरह की सिचुएशन में मुझे हेल्प की जरूरत पड़ती भी है तो मैं किसी और को कॉल करके बुला लूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। जिस पर जूचियान पूछने लगा अगर मुझे परेशान नहीं करोगी तो मेरे अलावा कौन है जिसको तुम कॉल करके बुलाओगी। नोया कहने लगी किसी को भी बुला लूंगी, भले वो कोई भी हो, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। आइंदा मैं तुम्हें कभी भी अपनी मुश्किलें हल करने के लिए नहीं बुलाऊंगी। जिस पर जूचियान उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगा। अगले सीन में नोया अपने बेड पर सो रही थी जबकि उसी रूम में मौजूद जूचियान को उसके मैनेजर की कॉल आ जाती है जो उसे बता रहा था कि मुझे और भी बहुत सारी बातें पता चली हैं। जिस पर जूचियान कहने लगा ठीक है लेकिन मुझे इस सब के साथ प्रूफ भी चाहिए। कॉल ड्रॉप करते ही जूचियान नोया के पास आकर उसे किस करने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लियो को देखते हैं जो इस वक्त नोया से पूछ रही थी क्या तुमने कल वो नेकलेस डिलीवर कर दिया था। जिस पर नोया उसे बताती है एक्चुअली मैं गई थी लेकिन मुझे वहाँ पर बताया गया कि क्रू का कोई भी मेंबर वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सुनते ही लियो कहने लगी क्या मुसीबत है, अब तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा, तुम जानती हो ना कितना टाइम वेस्ट हो जाता है और पीछे से कितने काम होते हैं करने के लिए। लेकिन नोया कहने लगी कोई बात नहीं, मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगी। अभी वहाँ पर जूचियान का मैनेजर आ जाता है जो लियो से कहने लगा एक्चुअली बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर लियो कहने लगी हाँ मैं जानती थी आज वो जरूर मुझसे मिलना चाहेगा। लेकिन ये सब नोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो मन ही मन में सोचने लगी अभी कल तो जूचियान इसे मिलने के लिए इसके ऑफिस आया था, अब फिर से क्या बात करनी है। जबकि लियो जूचियान के ऑफिस में इंटर होती है तभी जूचियान उसे चेक देते हुए कहने लगा मैंने तुम्हारी सारी पेमेंट क्लियर कर दी है, आइंदा से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी कंपनी के लिए कोई और मॉडल हायर कर लूंगा। कम से कम इस न्यूज के लिए लियो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी वो कहने लगी जूचियान ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे फायर कर रहे हो, देखो जान लो मेरे बगैर तुम्हारी कंपनी नहीं चल सकती। लेकिन जूचियान अपने मैनेजर से कहने लगा मैं इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, प्लीज इसे यहाँ से निकाल दो और हाँ इसे वार्न करना कि आइंदा यहाँ पर आने की गलती ना करे। मैनेजर लियो को कंपनी से बाहर निकालता है। तभी वो कहने लगी आखिर ऐसा क्या हो गया है कि एक ही दिन में जूचियान मुझे फायर कर रहा है, मैं जानती हूँ वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें भी पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करता है। इस पर मैनेजर कहने लगा वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बल्कि सच कहूँ तो वो सिर्फ अपनी वाइफ नोया से प्यार करता है। तुम्हें बहुत बड़ी खुशफहमी हो चुकी थी, लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम अपनी खुशफहमियों की दुनिया से बाहर निकल आओ। ये सुनते ही लियो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी नोया इस सब में कहाँ से आ गई और तुम कैसे कह सकते हो कि जूचियान उससे प्यार करता है, जूचियान मुझसे प्यार करता है, क्या तुम भूल चुके हो वो मेरे साथ रेस्टोरेंट पर डिनर करने के लिए भी गया था। इस पर मैनेजर बताता है कि हाँ वो आपके साथ डिनर करने के लिए गया था क्योंकि आपने खुद उसे इनवाइट किया था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसे अपने साथ लेकर जाकर आपने पेपराजी को भी बुलाया था, जिनकी वजह से मिस्टर जूचियान पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। लियो कहने लगी हाँ मैं सिर्फ उसको एहसास दिलाना चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करता है और सारी दुनिया हम दोनों के बारे में जान चुकी है। चलो ये सब तो मैंने किया था, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब मैंने उसके माथे पर बैंड लगाई थी उस दिन वो मुझे कितनी गहरी नजरों से देख रहा था, उसकी आंखों में मेरे लिए बिलाशुबा प्यार था। अब उस सब में तो मेरा कोई हाथ नहीं था ना, यकीनन वो खुद मुझसे प्यार करता था तभी मुझे इतनी गहरी नजरों से देख रहा था। तुम्हें याद है ना उस दिन वो मुझे कितना देख रहा था। मैनेजर को याद आता है कि उस दिन सच में जूचियान बहुत ज्यादा खुश था। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो अपने मैनेजर से कह रहा था आज मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा दिल भी खुश हो सकता है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही आखिर ये लड़कियां इतनी पत्थर दिल क्यों होती हैं, इन्हें हम लड़कों पर तरस क्यों नहीं आता। लेकिन अपने ख्यालों से निकलते हुए मैनेजर एक्सप्लेन करता है हाँ वो आपको बहुत गहरी नजरों से देख रहा था क्योंकि जिस तरह आप उसके माथे पर बैंड लगा रही थी उसे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिला रहा था। वो आपकी नजरों की खूबसूरती में नहीं खोया था बल्कि आपकी नजरों में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अच्छा यही होगा कि आप अपनी खुशफहमियों की दुनिया से बाहर निकल आए और हाँ आइंदा इस ऑफिस में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मिस्टर जूचियान के गुस्से को आप बहुत अच्छे से जानती हैं। दूसरी तरफ हम जूचियान को देखते हैं जो इस वक्त नोया के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैनेजर के आते ही वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो काम में बहुत ज्यादा बिजी हो। मैनेजर को देखते ही जूचियान पूछता है जब तुमने नोया के सामने लियो को बताया कि मैं उसे अपने ऑफिस में बुला रहा हूँ तो नोया का क्या रिएक्शन था। तभी मैनेजर बताता है कि वो अपने काम में बिजी थी और बिल्कुल नेचुरल थी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने रिएक्ट किया होगा। ये सुनते ही जूचियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगा इसको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि इसका हस्बैंड अपने ऑफिस में किसी और लड़की को बुला रहा है और एक ऐसी लड़की जिसके साथ इससे पहले इसका हस्बैंड का नाम जोड़ा जा चुका हो।
मूवी आगे बढ़ती है तो हम सुचियान को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर नोया का वेट कर रहा था। नोया को आते देखते ही वो पूछने लगा कि तुम इस वक्त तक कहाँ थी, जिस पर नोया बताती है कि मैं ऑफिस में ही थी और ओवर टाइम काम कर रही थी। लेकिन सुचियान गुस्सा होते हुए कहने लगा टाइम देखो जरा, ये कोई टाइम है काम करने का और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी ओवर टाइम काम करने की। लेकिन नोया कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इसलिए शावर लेना चाहती हूँ और वहाँ से चली गई। अब सुचियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तभी अपने मैनेजर को कॉल करके कहने लगा आइंदा के बाद किसी भी एम्प्लॉय को ऑफिस में रात के 8 बजे के बाद ओवर टाइम करने की परमिशन नहीं होगी। और सभी एम्प्लॉय से मेरा मतलब है सभी एम्प्लॉयज, किसी को भी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीछे खड़ी नोया ये सारी बातें सुन रही है। नोया को देखते ही वो पूछने लगा क्या तुमने शावर नहीं लिया, जिस पर वो कहने लगी कि मैं अपना ड्रेस लेना भूल गई थी। और साथ ही उसे कहने लगी कि मेरी वजह से सभी एम्प्लॉयज पर इस तरह का बैन लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है मैं आइंदा ओवर टाइम काम नहीं किया करूंगी। जिस पर सुचियान कहने लगा हाँ तुम्हें सही लगा, ये मैंने तुम्हारी वजह से ही किया है। नोया कहने लगी मैं ओवर टाइम काम कर रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं घर पर होती तो मेरी शक्ल देखते ही आपको गुस्सा आ चुका होता। जिस पर सुचियान कहने लगा हाँ ये बात तो तुम्हें बिल्कुल सही ही लगी थी, लेकिन क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम्हारा हस्बैंड अपने घर पर मौजूद तुम्हारा वेट कर रहा था, या फिर शायद तुम्हें अच्छा लगता है मुझे इस तरह वेटिंग पर रखते हुए। लेकिन नोया उसे इग्नोर करते हुए कहने लगी मुझे शावर लेना है, मैं अपना ड्रेस ले लूं, और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सुचियान ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है तो मैनेजर उसे बताता है कि मैम नोया पहले ही ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुकी है और उन्होंने कहा था कि अब वो डिनर करने के लिए ही घर आएंगी। पता चलते ही सुचियान का मूड ऑफ हो जाता है और वो बिना ब्रेकफास्ट के लिए ऑफिस के लिए निकलने लगा। कुछ ही देर में वो मैनेजर के साथ अपनी गाड़ी में मौजूद था। तभी वो मैनेजर को कहने लगा तुम्हारे हाथों में क्या है, जिस पर मैनेजर बताता है एक्चुअली मेरी वाइफ ने मेरे लिए लंच पैक किया था, उसे तसल्ली नहीं होती कि मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करता। जिस पर सुचियान कहने लगा तुम्हारी वाइफ कितनी अच्छी है, उसे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है और एक मेरी वाइफ है। तभी मैनेजर कहने लगा अगर आपको भूख लगी हो तो मैं अपना ब्रेकफास्ट आपको दे देता हूँ। लेकिन सुचियान कहने लगा नहीं नहीं मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। यह सुनने के बाद मैनेजर कहने लगा खैर ब्रेकफास्ट तो आपने नहीं किया था। जबकि दूसरी तरफ हम नोया को देखते हैं जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी वहाँ पर लियो आ जाती है जो आते ही अपने सभी कोलीग्स को बताती है कि वो अब से इस कंपनी में काम नहीं कर रही। लियो कहने लगी अपने और सुचियान के रिलेशनशिप को लेकर मैं कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे और सुचियान के बीच में कुछ भी नहीं है और ना ही पास्ट में हमारे बीच में कुछ था। हम दोनों को लेकर मीडिया ने जो स्कैंडल्स बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थे क्योंकि मैं फेमस थी और मीडिया मुझे न्यूज में रखना चाहता था। इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। लियो जा चुकी थी तभी नोया को सुचियान की बातें याद आने लगी जो कल रात उसने कही थी। क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की को डेट कर रहा हो और तुम ऑफिस में बैठकर आराम से ओवर टाइम कर रही हो। तभी नोया सोचने लगी इसका मतलब है कि उसके दिल में किसी और के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं और मैं बिला वजह परेशान हो रही थी। तभी वो सुचियान को कॉल करने लगी लेकिन खुद ही कॉल ड्रॉप कर देती है। दूसरी तरफ हम सुचियान को देखते हैं जो इस वक्त बेताबी से नोया के कॉल और मैसेजेस का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है जो आते ही पूछने लगा वैसे आपको रात के खाने में क्या पसंद है। एक्चुअली मैम पूछना चाह रही थी। सुचियान पूछता है क्या उसने तुम्हें मैसेज किया था। तभी मैनेजर कहने लगा हाँ उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप डिनर में क्या खाना चाहेंगे, ये देखें खुद ही देख लें। तभी सुचियान कहने लगा वैसे वो तुम्हारे साथ वीचैट पर कब से आए। सीन शिफ्ट होता है तो हम सुचियान को देखते हैं जो इस वक्त नोया के साथ डिनर कर रहा था। तभी नोया कहने लगी एक्चुअली मुझे आपसे जानना था कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने आपके मैनेजर को मैसेज कर दिया। जिसके जवाब में सुचियान कहने लगा हालांकि तुम मुझे भी मैसेज कर सकती थी, अपनी चॉइस के बारे में मैं उससे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन तुम्हें हर वो काम करके खुशी मिलती है जो मुझे अच्छा न लगता हो। अगले सीन में नोया अपने रूम में मौजूद थी तभी सुचियान आ जाता है। सुचियान को देखते ही नोया कहने लगी तुम्हारे सारे पाजामास मैंने धुलवा दिए थे और उसके पाजामास उसको देने लगी। नोया के खाली हाथ को देखते हुए सुचियान कहने लगा जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ गई। जिस पर नोया बताती है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे हर टाइम यही डर लगा रहता है कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए मैंने वो वापस रख दी थी। सुचियान उसे रिंग पहनाते हुए कहने लगा मैंने ये रिंग तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम इसे ड्रॉर में रखो और अगर गुम हो भी जाए तो मैं दूसरी बनवा दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड के पास काफी सारे पैसे हैं। नोया कहने लगी एक्चुअली मैं आपके मैनेजर को मैसेज करके आपको नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप मेरे साथ वीचैट पर ऐड नहीं है इसलिए मुझे उसको मैसेज करना पड़ा। तभी सुचियान कहता है वो भी तो तुम्हारे साथ ऐड नहीं था, लेकिन बाद में तुमने उसे ऐड कर लिया, इसी तरह मुझे भी ऐड कर लेती। तभी नोया कहने लगी एक्चुअली आपके मूड का कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं आपको इनवाइट करने से डर रही थी। सुचियान उसे वीचैट पर ऐड करते हुए कहने लगा आइंदा कोई बात हो तो सीधा मुझे कहना, मुझे मेरे मैनेजर के थ्रू कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सुचियान के बदलते हुए रंग को देखते हुए नोया सोचने लगी ये अब काफी चेंज हो चुका है। तभी वो जाने लगी लेकिन सुचियान उसे रोकते हुए कहने लगा क्या छुपा रही हो, क्या गिल्टी फील कर रही हो।
नोया कहने लगी मैं बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रही, भला मुझे क्या जरूरत है गिल्टी फील करने की। तभी सुचियान उसे करीब आते हुए कहने लगा मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। नोया कुछ कहती इससे पहले ही सुचियान कहने लगा क्या हम अपने पास्ट को भुलाकर एक दफा फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, जिस पर नोया कहने लगी हाँ मैं दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। अगली सुबह सुचियान ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, तभी नोया उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, ऑफिस पहुंचते ही ब्रेकफास्ट याद से कर लेना। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर को देखते ही नोया कहने लगी ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो फिर चले जाना। लेकिन मैनेजर बताता है कि मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आया हूँ इसलिए मूड नहीं है। तभी सुचियान कहने लगा अगर वो नहीं करना चाह रहा तो तुम क्यों फोर्स कर रही हो। सुचियान ऑफिस पहुंचता है तो वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी मैनेजर कहने लगा मेरा ख्याल है कि मीटिंग में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, आपको पहले मीटिंग अटेंड कर लेनी चाहिए ताकि बाद में आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सके। सुचियान मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने ऑफिस में आता है तो देखता है कि उसका ब्रेकफास्ट शैन अच्छे से एंजॉय कर चुका है। ये देखते ही सुचियान का दिमाग फक से उड़ गया और वो कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के मेरे ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने की। जिस पर वो कहने लगा इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तो अपने लिए दूसरा मंगवा लो। वैसे ये सैंडविच तुमने कहाँ से ऑर्डर किया था, एक्चुअली बहुत जबरदस्त था, मैंने आज तक इतना अच्छा सैंडविच नहीं खाया। लेकिन सुचियान बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो शैन को ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहता है। मैनेजर शैन को ऑफिस से बाहर निकालता है। तभी शैन कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही ये आदमी इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, एक सैंडविच ही तो था और ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैंने इसकी पूरी कंपनी खा ली हो। तभी मैनेजर कहने लगा वो सैंडविच कोई आम सैंडविच नहीं था। शैन के जाने के बाद सुचियान नोया को मैसेज करके कहता है जो सैंडविच आज तुमने बनाया था क्या तुम कल मेरे लिए इसी तरह का सैंडविच दोबारा बना सकती हो। जिस पर नोया पूछती है क्या तुम्हें वो सैंडविच अच्छा लगा था। सुचियान बताता है कि हाँ मैं इस तरह का सैंडविच दोबारा जरूर खाना चाहूंगा। जिस पर नोया कहने लगी एक्चुअली कुछ इंग्रेडिएंट्स घर पर खत्म हो चुके हैं, मैं उन्हें लेने के लिए सुपरमार्केट चली जाऊंगी। जिस पर सुचियान कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सुचियान की मॉम आ जाती है, जिनको देखते ही सुचियान का मूड बुरी तरह से बदल चुका था। सुचियान उनके पास आकर पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तभी मॉम उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहने लगी तुम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। सुचियान कहने लगा ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ। तभी उसकी मॉम कहने लगी हाँ कर चुके हो, लेकिन ये तुम अपनी वाइफ के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन पर साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिस पर सुचियान कहने लगा नहीं करनी तो मत करे, मैं अपने प्राइवेट अकाउंट से पेमेंट कर दूंगा। तभी मॉम कहने लगी क्या तुम भूल चुके हो वो लड़की आज से 2 साल पहले तुम्हारे साथ क्या कुछ करके गई थी, वो एक झूठी और मकार लड़की है। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम उस जैसी लड़की पर दोबारा से ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल चुके हो 2 साल पहले वो तुम्हारे साथ क्या कुछ करके गई थी। जिस पर सुचियान कहने लगा ओ मॉम प्लीज जैसे जैसे मैं तो जानता ही नहीं कि उसे इस सब के लिए आपने फोर्स किया था और इस सब के पीछे आपका हाथ था। लेकिन ये सुनकर मॉम को बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। तभी वो कहने लगी हाँ मेरा हाथ था तो तुम क्या कर लोगे, मैं तुम्हें बता दूं मैं उस लड़की को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर मुझे समझ नहीं आती अपने लिए लड़की पसंद करते वक्त तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी, क्या तुम अपने स्टैंडर्ड्स और अपने स्टेटस को भूल चुके थे। जिस पर सुचियान कहने लगा मुझे आपके अप्रूवल की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपके एडवाइसेस की। तभी मॉम कहने लगी याद रखो सुचियान तुम्हारे डैड भी लो स्टैंडर्ड के थे, तभी उन्होंने मेरे साथ वो सब किया। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही सुचियान कहने लगा मॉम प्लीज मुझे दोबारा से आपका वो सारा डंडोरा नहीं सुनना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी सूरत नोया को नहीं छोड़ूंगा, आप साइन करें या ना करें ये इन्वेस्टमेंट मैं करके रहूंगा। जिस पर उसकी मॉम कहने लगी देखो तुम्हारी इन्हीं जिद की वजह से मेरे हाथों वो लड़की पहले बहुत ज्यादा सफर कर चुकी है और अगर तुम अब भी पीछे नहीं हटे तो वो अब भी सफर करती रहेंगी। मॉम जा चुकी थी तभी सुचियान अपने मैनेजर को बुलाकर उन्हें मजीद कुछ चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। जबकि मॉम गाड़ी तक पहुंचते ही अपने मैनेजर पर गुस्सा होते हुए कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही आखिर इस लड़के की अकल को हो क्या गया है, इसकी अकल ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया है, इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पर उनका मैनेजर उसे बताता है देखिए आपके बेटे ने सारी जिंदगी बहुत मुश्किलें देखी है, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे मजीद परेशान करना चाहिए, अगर वो अपनी वाइफ के साथ खुश है तो आप उसे खुश ही रहने दें। लेकिन मॉम कहने लगी कि वो किसी भी सूरत नोया को सुचियान की लाइफ में बर्दाश्त नहीं करेंगी और अपने मैनेजर से नोया को बुलाने के लिए कहने लगी। थोड़ी देर में नोया नीचे आती है तो मैनेजर उसे बताता है कि मैम गाड़ी में आपका वेट कर रही हैं। अगले सीन में नोया उनके साथ उनके घर पर मौजूद थी। तभी नोया पूछने लगी आखिर आज आपको क्या बात करनी थी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी सुचियान की मॉम कहने लगी मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो। नोया कहने लगी पहले आप चाहती थी कि मैं उनसे शादी कर लूं और अब आप चाहती हैं कि मैं उन्हें डिवोर्स दे दूं, आखिर इस सब की क्या रीजन है। तभी मॉम कहने लगी इस सब के तुम कितने पैसे लोगी। जिस पर वो बताती है कि कम से कम 10 मिलियन युआन तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। जिस पर मॉम कहने लगी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा एपिटाइट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आखिर तुम गरीब लोगों की क्या मुसीबत है, किसी भी चीज पर सेटिस्फाइड नहीं होते। नोया कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका मसला क्या है, आप अपने बेटे को बसने क्यों नहीं देती। देखे मैं भी जानती हूँ और आप भी जानती हैं अगर मैं उसे
डिवोर्स ले लेती हूँ तो मुझे उसकी तरफ से इतना कुछ मिल जाएगा कि मुझे आपसे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि वो भी इंसान है, उसे भी दुख होता है, वो भी खुश होता है, उसके भी इमोशंस है, आप उसको जीने क्यों नहीं देती? जिस पर मॉम कहने लगी मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना, मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम उसको डिवोर्स दे दो, यही तुम्हारे हक में अच्छा होगा। जिस पर नोया कहने लगी तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं उसको बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाली। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मौत जुदा करेगी। याद रखें अब मेरी मॉम भी जिंदा नहीं है जिन्हें लेकर आप मुझे धमकाया करती थी। तभी मॉम के कहने पर नेबोला उसे कुछ डॉक्यूमेंट सिखाता है, जिस पर नोया पूछने लगी ये क्या है, तो मॉम उसे बताती है कि तुम खुद ही देख लो। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्स नोया के पास के बारे में थे, जिसमें उसे बताया गया था कि उसके डैड की डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने धक्का देकर अपनी बिल्डिंग से नीचे गिराकर जान से मार दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स में इस बात के प्रूफ भी मौजूद थे कि नोया के घर में लगने वाली आग जिसमें उसकी मॉम बुरी तरह से झुलस कर मर चुकी थी, वो भी एक्सीडेंटल नहीं थी। तभी वो सूचियांग की मॉम को गर्दन से पकड़कर कहने लगी तुमने ये सब क्यों किया? इस पर मॉम कहने लगी अच्छा होगा तुम सोच समझकर अपना डिसीजन ले लो, ऐसे ना हो कि तुम्हें कल को पछताना पड़े। मूवी आगे बढ़ती है तो नोया अपने घर पर सूचियांग का ही वेट कर रही थी। तभी वो आते हुए कहने लगा तुम मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी? देखो मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, क्या तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर सकती? लेकिन नोया के बदलते तेवर देखकर वो पूछने लगा क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या, तुम किसी बात पर परेशान हो? तभी नोया उसे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, जिसको देखते ही सूचियांग कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ पास में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन देखो मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब नोया किसी और ही टोन में थी। नोया खुद को मारते हुए कहने लगी मैं इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप तक को कुर्बान कर दिया और इसके बदले में मेरे प्यार ने क्या किया, उसने मुझे बेवफा का टाइटल दे दिया। आखिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तभी सूचियांग कहने लगा देखो नोया खुद को संभालो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नोया कहने लगी क्या ठीक कर दोगे? मेरे पेरेंट्स तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पता है क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ जैसी सपाक औरत के बेटे से प्यार किया था। सूचियांग उसे यकीन दिलाता है कि जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तभी नोया कहने लगी मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे आज के आज तुमसे डिवोर्स चाहिए, याद रखो मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी मजीद नहीं गुजारूंगी। तो सूचियांग कहने लगा देखो नोया डिवोर्स की बातें मत करो, अगर हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे तो जो लोग हमें अलग करना चाहते हैं ये उन लोगों की कामयाबी हो जाएगी। जिस पर नोया कहने लगी मैं तुम्हारी माँ जैसे इंसान की बेटे से प्यार नहीं कर सकती, मुझे अपने माँ बाप के कातिलों को जेल तक पहुँचाना है। मैं तुम्हें बता दूं मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसकी माँ ने मेरे माँ और बाप को मारा हो, मुझे डिवोर्स चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। नेक्स्ट सीन में हम सूचियांग को देखते हैं जो अब नोया के जाने के बाद उसके जाने का मातम कर रहा था। तभी उसका मैनेजर आकर कहने लगा आप इस तरह खुद को बारिश में क्यों भिगा रहे हैं, आप जानते हैं वो वापस नहीं आएगी। समझ मुझे इस बात की नहीं आती आखिर मैम इतनी जिद्दी क्यों है? तभी सूचियांग कहने लगा उसकी गलती नहीं है, हमने उसके साथ जो कुछ भी किया ये रिएक्शन नॉर्मल बात है। सूचियांग घर आता है तो उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नोया घर पर मौजूद नहीं थी और ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी वो खुलकर ड्रिंक लेने के बाद शावर लेता है। कुछ देर बाद मैनेजर घर आकर सूचियांग को चेक करता है तो सूचियांग को बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा था। तभी मैनेजर कहने लगा मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, देखें आपको टेम्परेचर कितना ज्यादा है। लेकिन सूचियांग कहने लगा जरा नोया को कॉल करके बताओ कि मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मैं ना मेडिसिन ले रहा हूँ और ना ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मुझे उसकी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब मैनेजर नोया को कॉल करके इस सब के बारे में बताता है तो वो कहने लगी अगर उसे टेम्परेचर है तो तुमने मुझे क्यों कॉल की, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन जब मैनेजर बताता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा तो नोया कहने लगी देखो ये मेरा मसला नहीं है और ना ही मुझे उसकी इतनी फिक्र है कि भागी भागी चली आऊँ, तुम्हें जो करना है वो करो, वैसे भी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और कॉल ड्रॉप कर देती है। लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर कुछ ही देर में नोया सूचियांग के पास पहुंच चुकी थी और उसकी केयर कर रही थी। इस पर वो अपनी आंखें खोलकर कहने लगा प्लीज इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। तभी नोया उसे बताती है मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ आई हूँ और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी मेडिसिन ले लो, तुम्हारे साथ रहने का मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं। लेकिन सूचियांग उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा देखो नोया मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उसकी सजा मुझे मत दो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना मैं मर जाऊंगा। कुछ देर में नोया की आंख लग चुकी थी। तभी सूचियांग उसे बेड पर लिटाता है। इतने में वहाँ पर मैनेजर आकर सूचियांग को बताने लगा कि आपसे मिलने के लिए आपकी मॉम आई है। सूचियांग मॉम से मिलने के लिए नीचे आता है तो उसे देखते ही मॉम कहने लगी मुझे पता चला है कि तुम्हें फीवर है, आखिर तुम अपनी केयर क्यों नहीं करते, देखो जरा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। रुको ने बोला जल्दी से हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल करो। तभी सूचियांग कहने लगा आपको इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ है किसी को भी मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी मॉम कहने लगी क्या वो लड़की अभी तुम्हारे साथ है, मुझे समझ नहीं आ रही किस कदर बेशर्म लड़की है वो। सूचियांग कहने लगा हाँ आपके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो मेरे साथ है और मैं आपको बता दूं कि आप हम दोनों को कभी भी अलग नहीं कर पाएंगी। मॉम आपको वो सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था जो आपने उस बेचारी लड़की के साथ किया था। मॉम मुझे समझ नहीं आ रही आप उस लड़की के साथ ये सब क्यों कर रही है। तभी मॉम कहने लगी सिंपल सी बात है, तुम एक बिलियनर हो और तुम्हारी वाइफ एक ऑर्फन है। तभी सूचियांग कहने लगा उसे ऑर्फन बनाने में भी आपका
का ही हाथ था। न सिर्फ उसके डैड बल्कि उसकी मॉम को भी आपने मारा। आपने उसको सारी जिंदगी अपनी लाइफ में उलझाए रखा। तभी मॉम कहने लगी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे ब्लेम मत करो। जिस पर सुचियान उन्हें सब चीजों के लिए प्रूफ दिखाता है। प्रूफ देखते ही मॉम कहने लगी इसका मतलब है कि तुम अपनी ही मॉम पर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो। तभी सुचियान कहने लगा ऐसा नहीं है, मॉम के आपके अलावा सभी लोग घास खाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा हो वो हम सब जानते हैं, बस आप ये एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि सब लोगों के पास दिमाग है। मॉम कहने लगी मैंने जो कुछ भी किया वो सब करने के लिए मेरे पास रीजन मौजूद थी, और अगर सच कहूँ तो इस सब में कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ था। तुम्हें प्यार से समझाया था कि उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन प्यार से कही हुई बात तुम्हें समझ ही नहीं आती। सुचियान और उसकी मॉम की आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। उन दोनों का शोर सुनते हुए नोया की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर नीचे आती है तो सुचियान की मॉम मौजूद थी, और सुचियान चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रही नोया के बाप को मार के आपको क्या मिला, जबकि वो आपके लिए ही काम करता था। तभी मॉम कहने लगी हाँ तुम्हें प्यार से मेरी बात समझ आ जाती तो मुझे इस तरह क्यों न मारना पड़ता। तभी सुचियान कहने लगा सिर्फ डैड ही नहीं बल्कि उसकी मॉम को भी आपने उसके घर के अंदर ही मरवा दिया। तभी मॉम कहने लगी इस सब में मेरी भी इतनी गलती नहीं थी। वो औरत बिल्कुल सीधी सादी थी, उसे इतना ही आइडिया नहीं कि उसे चूल्हे को बंद कर देना चाहिए था, और वैसे भी ये सब करने के लिए मेरे पास रीजन थे। और चलो मान लिया कि उन्हें मैंने मार ही दिया, तो इस सब के बदले में मैंने नोया को 2 मिलियन युवान भी दिए थे, जो कि उसके लिए एक अच्छी खासी रकम थी। वो इलाज करवा सकती थी अपनी मॉम का, लेकिन अगर उसकी मॉम की जिंदगी ही इतनी लिखी थी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें आज भी वार्न कर रही हूँ सुचियान, उस लड़की को डिवोर्स दे दो वरना मैं उसे कभी भी तुम्हारी लाइफ में टिकने नहीं दूंगी, और इसके बाद जो कुछ होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। सुचियान कहने लगा जब मैं आपको जेल भिजवा दूं तो आप उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और ये सुनते ही मॉम कहने लगी क्या तुम मुझे जेल भिजवाओगे, तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी उस 2 टके की लड़की के लिए अपनी मॉम को जेल भिजवाते हुए। सुचियान कहने लगा मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका साथ जरूर दूंगा और हर वो काम करूंगा जिससे उसको खुशी मिले, क्योंकि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मेरी माँ ने उससे छीन ली थी। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो मॉम को बताती है कि आपकी कंपनी में आज से 3 साल पहले होने वाले मर्डर में आप और आपके मैनेजर को अरेस्ट किया जाता है। और ये देखते ही मॉम कहने लगी तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुम्हारा बाप भी सारी जिंदगी आस्तीन का सांप बनकर मुझे डसता रहा, हालांकि मैंने उसको उसकी लाइफ में कहां से कहां पहुंचा दिया था। तभी सुचियान कहने लगा मॉम इंसाफ हासिल करना इस जिंदगी में सबका हक होता है और नोया का भी हक है। ठीक है आप मेरी मॉम है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो गलतियां आपने की हैं उसकी सजा भी आपको जरूर मिलनी चाहिए। तभी नोया को कल रात सुचियान की कही हुई बातें याद आने लगी, जिसने उसे कहा था तुम्हें जिस चीज से खुशी मिलती है मैं वो जरूर करूंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम सुचियान को देखते हैं जिस वक्त नोया के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहता है और बताता है कि अपनी कुछ प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, शायद फ्यूचर में तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद नोया कहने लगी मुझे तुम्हारी किसी प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, मेरे लिए यही काफी है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के कातिल को सजा दिलवा दी। सुचियान डिवोर्स को डिस्कस करने लगा, तभी नोया कहती है ठीक है डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए मैं सिविल ब्यूरो ऑफिस पहुंच जाऊंगी। मैं जा चुकी थी तभी सुचियान का मैनेजर आ जाता है जो सुचियान से कहने लगा क्या डिवोर्स देना जरूरी है, आप अपनी वाइफ के लिए कितना कुछ कर चुके हैं, आपने अपनी माँ तक को जेल भिजवा दिया तो फिर क्यों से डिवोर्स दे रहे हैं। सुचियान को अपनी मॉम की बातें याद आने लगी जिन्होंने उसे कहा था तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे जेल भिजवा दो तो इसके बाद तुम दोनों खुशी खुशी सारी जिंदगी गुजार सकते हो। जरा सोचो अगर वो लड़की हर सुबह उठकर अपने माँ बाप के कातिल के बेटे पर नजर डालती हो तो उसे कितना बुरा लगता होगा और उसके दिल में तुम्हारी नफरत कितनी बढ़ती जाएगी। तभी सुचियान अपने मैनेजर से कहने लगा मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, मैं उससे उसका सुकून नहीं छीनना चाहता, मैं पहले ही उससे उसकी सारी खुशियाँ छीन चुका हूँ। तभी मैनेजर कहने लगा क्या आपने उससे पूछा है कि वो डिवोर्स देना चाहती है या नहीं, जिसके जवाब में वो कहने लगा नहीं मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर दूसरी तरफ हम नोया को देखते हैं जो कैब में बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी, जिस पर ड्राइवर उससे पूछता है क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है, जिस पर नोया कहने लगी नहीं एक्चुअली मेरी बहुत कीमती चीज गुम हो गई है। ड्राइवर कहने लगा कहाँ गुम हुई है, जरा बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। जिस पर नोया कहने लगी वो ऐसी चीज है जिसे ढूंढा नहीं जा सकता, प्लीज आप मेरे लिए परेशान मत हो। कुछ देर बाद नोया गाड़ी से उतर चुकी थी तभी उसे बताया जाता है कि सुचियान की मॉम जेल में उससे मिलना चाहती है और ना चाहते हुए भी वो उनसे मिलने के लिए जेल पहुंच चुकी थी। नोया को देखते ही सुचियान की मॉम कहने लगी मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और क्या तुम जानती हो इस नफरत की वजह क्या है। तभी नोया कहने लगी नहीं लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगी। मॉम बताने लगी मैं और मेरे हस्बैंड शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, मैंने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था, लेकिन मेरी शादी के 10 साल बाद अचानक एक दिन मेरे पास आकर वो मुझसे कहने लगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फोटोग्राफी उसका पैशन था और उसकी तरह उसके बेटे का भी पैशन है, लेकिन मैंने उसको हमेशा फोटोग्राफी से दूर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी अपने बाप जैसा बने। उस दिन सुचियान के फादर मेरे पास आकर मुझसे
कहने लगे मैं किसी और को अपने दिल में जगह दे चुका हूँ, ये सब मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। मैं जब भी किसी की पिक्चर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने उसी लड़की का चेहरा आता है। मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। तभी मॉम कहने लगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। डैड कहने लगे मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्या तुम अपने अकल से काम नहीं ले सकती। जिस पर मॉम चिल्लाते हुए कहने लगी नहीं, मुझे ऐसी अकल यूज नहीं करनी जो मेरे बेटे से उसका बाप छीन ले। मुझे छोड़ो, क्या तुम्हें सुचियान पर भी तरस नहीं आता। लेकिन डैड फैसला कर चुके थे। तभी वो वहाँ से जाने लगे। बाहर आते ही वो सुचियान से कहते हैं प्लीज अपनी मॉम का ख्याल रखना और उनकी हर बात मानना। मॉम नोया को बताती है उस दिन से लेकर आज तक सुचियान को यही लगता है कि मैंने उसके डैड को डिवोर्स देकर उससे उसका बाप छीन लिया। वो नहीं जानता कि उसका बाप खुद उसे और मुझे छोड़कर चला गया था, वो भी किसी और लड़की की मोहब्बत में। लेकिन उस दिन हमारे घर से निकलते ही उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब मैं उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई वही लड़की वहाँ पर भी मौजूद थी। जब मैंने उस लड़की की आंखों में देखा तो उसकी आंखें बहुत गहरी और बहुत जिद्दी थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल उसी लड़की की तरह हैं। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि किस तरह उस लड़की ने मुझसे मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे से उसका बाप छीन लिया और यही बात मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। नोया कहने लगी कि आपको नहीं लगा कि आप बिला वजह अपने बेटे से सच छुपाकर उसके साथ जुर्म कर रही हैं। आपको चाहिए कि आप उसको सब कुछ बता दें। जिस पर मॉम कहने लगी नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी नजरों में मौजूद उसके बाप का इमेज खराब करूं। और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें बता दूं कि भले मैं जेल में हूं लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने बेटे के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। जिस पर नोया कहने लगी आपको जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी सुचियान को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मॉम उसे कहने लगी तुम कैसे अपने माँ बाप के कातिल के बेटे के साथ रह सकती हो। सोचो जरा, हर सुबह उठकर जब सबसे पहले तुम्हारी नजर अपने दुश्मन पर पड़ेगी तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। इसके जवाब में नोया कहने लगी एक्चुअली आपकी बात सही है, पिछले कुछ दिनों से मैं भी इसी वजह से बहुत परेशान थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने साथ बहुत ज्यादती कर रही हूँ। लेकिन जो कुछ सुचियान ने मेरे लिए किया है अब मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो चुका है। मुझे ऐसे लगता है मैं उस इंसान के साथ जी रही हूँ जिसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। ये मॉम के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। तभी वो कहने लगी तुम सिर्फ और सिर्फ खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए ये पॉइंट पेश कर रही हो। तुम खुद भी जानती हो कि वो लड़का तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन नोया उन्हें बताती है कि आपकी कही हुई बातें मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जो कुछ सुचियान ने मेरे लिए किया शायद कोई भी किसी के लिए ना कर सके, इसलिए मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम सुचियान को देखते हैं जो इस वक्त शैन के साथ अपने ऑफिस में मौजूद था और शैन उसे कह रहा था मुझे लगता है कि हम दोनों को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर वो कहने लगा प्लीज तुम शादी करके किसी पर जुल्म मत करो। इतने में सुचियान को हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है, प्लीज उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप उन्हें पिक करने के लिए आ जाए। और ये सुनते ही सुचियान के तो जैसे हाथ पांव फूलने लगे। शैन से पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है, लेकिन वो शैन को जवाब देने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं था। तभी शैन से पूछने लगा तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि पार्किंग लॉट में खड़ी है। सुचियान चीखते हुए शैन से उसकी कीस मांगता है। तभी शैन कहने लगा तुम इस हालत में ड्राइव करने के काबिल नहीं हो, तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं खुद तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँचने पर सुचियान नर्स से नोया के बारे में पूछता है तो नर्स सामने से आते हुए स्ट्रेचर की तरफ इशारा करती है और स्ट्रेचर को देखते ही सुचियान की तो जैसे जान ही निकलने लगी। लेकिन स्ट्रेचर तक पहुँचने तक उसे आइडिया हो जाता है कि वो गलत सोच रहा था। तभी नोया उसके पास आकर कहने लगी तुम किसे ढूंढ रहे हो। जिस पर सुचियान उसे हक करते हुए कहने लगा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। नोया उसे बताती है हाँ थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्चुअली ड्राइवर को कुछ जख्म आए हैं। तभी सुचियान उसे हक करते हुए कहने लगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं किस हद तक डर गया था। नोया को समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन वो भी सुचियान को हक कर लेती है। ये लास्ट सीन में सुचियान को दिखाया जाता है जो इस वक्त नोया के समूह पर दवाई लगा रहा था। तभी नोया कहने लगी मुझे इतनी भी नहीं लगी जितना तुम एक्ट कर रहे हो, प्लीज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो। इसके जवाब में सुचियान कहने लगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना डर गया था, सच कहूँ तो मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी नोया कहने लगी ठीक है लेकिन अगर मैं सच में मर जाती तो तुम क्या करते। और इस बात पर सुचियान गुस्से में आकर कहने लगा देखो इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि आइंदा बिल्कुल भी ऐसी कोई बात मत करना। सुचियान को इस तरह परेशान देखकर नोया उसकी सिचुएशन को एंजॉय करने लगी। तभी वो उसके पास आकर उसे किस करने लगा। जिस पर नोया उसे कहती है क्या तुम नहीं जानते कि आज हम दोनों की डिवोर्स होने वाली है, कितनी बेशर्मी से तुम मुझे किस कर रहे हो। सुचियान कहने लगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी डिवोर्स हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज करते हुए कहने लगा मैंने अपने मैनेजर को बता दिया है, एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने के बाद वो डिवोर्स पेपर साइन करवा देगा हम दोनों से। जब तुम्हें ठीक लगेगा मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। तभी नोया कहने लगी क्या तुम मुझसे नहीं पूछना चाहते कि तुम्हारी मॉम ने आज मुझे क्यों बुलाया था।
तो जियान के पूछने पर नोया बताती है एक्चुअली वो मुझे बताना चाह रही थी कि हम दोनों कभी भी एक साथ खुश नहीं रह सकते और बहुत जल्द हम दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें गलत प्रूव करूँ और तुम्हारे साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारूँ। तो जियान कहने लगा क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बात कर रही हो? जिस पर नोया कहने लगी कि हाँ, मुझे बिल्कुल भी तुम्हें डिवोर्स नहीं देनी, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहती हूँ। तो जियान उसे अपने करीब लाते हुए कहने लगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कितना मुश्किल और कितना तकलीफकुन था। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपनी एंडिंग को पहुंच चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।